हाँ जी। तो कैसे हो आप? पढ़ लिया लास्ट क्लास का? आरओ शिफ्टिंग हमने पढ़ा था। और आरओ शिफ्टिंग में हमने तीन केस पढ़े थे। आई होप आपको याद होंगे। एक हमने विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सिटी टाउन विलेज पढ़ा था। और इसमें हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, INC 22 फाइल किया और आरओ शिफ्ट हो गया। फिर हमने आउटसाइड द लोकल लिमिट जाने की कोशिश करी, लेकिन सेम स्टेट के तो अंदर ही रहे हम। वहाँ बोले कि बीआर से काम नहीं चलेगा, आपको एसआर भी पास करना पड़ेगा। एसआर पास किया, MGT 14 फाइल किया, INC 22 तो फाइल करना ही था इंटीमेशन के रिगार्डिंग। फिर बोले हम इससे भी बाहर जाएंगे, हम एक आरओसी की जुरिडिक्शन से दूसरे आरओसी की जुरिडिक्शन में जाएंगे, लेकिन हम स्टेट नहीं चेंज करेंगे। तो बोले लेकिन इसके लिए आपको आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी, आरडी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बोले आरडी की परमिशन लेने के लिए आरडी के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आरडी को जो एप्लीकेशन लगाओगे वो INC 23 में लगाओगे। फॉर्म्स तो बहुत सारे हो गए। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए MGT 14 हो गया, INC 22 फाइल कर दिया। आरडी क्या करेगा, चेक करेगा आपकी एप्लीकेशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने एप्लीकेशन लगाई थी। बीआर लगाया था, एसआर लगाया था, डिक्लेरेशंस लगाई थी कि डिफॉल्ट नहीं है पेमेंट में। और एक डिक्लेरेशन की आप कोड चेंज नहीं करोगे। तो कुछ आपने कुछ अटैचमेंट्स लगाई थी। फिर उसके बाद आरडी ने आपकी एप्लीकेशन चेक की, अप्रूव किया, रिजेक्ट किया, ये आरडी के ऊपर था। आरडी का ऑर्डर जो आ गया, आरडी 30 डेज के अंदर ऑर्डर दे देगा। आरडी का जो ऑर्डर है वो आपको फाइल करना है विद इन 30 डेज, 60 डेज, जो भी आपका अलग अलग लिखा है दोनों जगह, तो आपको फाइल करना है। और उसके बाद आपका जो शिफ्टिंग है वो अप्रूव हो जाए। दोनों आरओसी को बताना है, और आरओसी क्या करेगा, आपकी फाइलें उठा के दूसरे आरओसी जहाँ आप शिफ्ट हुए वहाँ पे दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ द चेंज ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ चेंज आना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आरओ शिफ्टिंग है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। शिफ्टिंग ऑफ आरओसी टू वन स्टेट टू अनदर। तो आप एक सॉरी, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर। तो आप एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जा रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोसीजर है। बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं यहाँ पे। द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन्वॉल्व्स अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। क्योंकि पहले तीन में अल्टरेशन नहीं थी, इस वाले में अल्टरेशन है। और अल्टरेशन के लिए आपको एसआर पास तो करना ही पड़ेगा, विच मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 रीड विद रूल 30। तो अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ मेरा आरओसी एक स्टेट टू अनदर स्टेट, तो ये इसमें अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आएगा। और अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एसआर पास नहीं करेंगे। और इस एसआर को कंफर्मेशन भी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू। तो अगर आपको पहली क्लास याद हो, तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर शिफ्ट करना है, अगर आपको अल्टरेशन करना है, क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 7 पढ़ने पड़े। देखो, लेकिन पहले जो तीन हमने पढ़े उनमें ये सेक्शन ही नहीं थे, क्योंकि वहां अल्टरेशन ही नहीं हो रही थी। अल्टरेशन तो अब स्टार्ट हो रही है, इसीलिए सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 यहाँ दिया गया है, पहले वाले में नहीं दिया गया था आपको। पहले वाले में तो सेक्शन 12 चल रहा था। Central government shall dispose of the application under subsection 4 within a period of 60 days, and before passing satisfy itself that alteration has consent of creditor, debenture holder or other person concerned with the company, or that a sufficient provision has been made by the company for due discharge of all the debt obligation, or adequate security has been provided for such a discharge. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कितना टाइम लेगी? 60 डेज लेगी। और सेटिस्फाई करेगी, या तो अल्टरेशन के लिए कंसेंट हो, या आपने प्रोविजन बना दिया है क्या करने के लिए, इनकी पेमेंट के लिए, आइदर फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑल द डेट लाइबिलिटी, और एडुकेट, या फिर आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है सबके लोन के अमाउंट के लिए, सबका जितना भी अमाउंट पेंडिंग है उस सबका डिस्चार्ज करने के लिए आपने पैसा दे दिया। Where an alteration of memorandum result in shifting of registered office from one state to another, a certified copy of order of central government approving the alteration आपको फाइल करनी है with the registrar of each of the state within 30 days from the receipt of the certified copy of the order, who shall register the same, and the registrar of the state where the registered office of is being shifted to shall issue a fresh certificate of the incorporation indicating the alteration. ऊपर वाले में भी सर्टिफिकेट इशू किया था, यहाँ भी सर्टिफिकेट इशू किया है, बट यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऊपर वाले में तो आरओसी शिफ्ट के रिगार्डिंग था वन स्टेट टू अनदर। यहाँ प्रॉपर सर्टिफिकेट आपका आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में स्टेट लिखी जाती है।
और स्टेट हमारी चेंज हो रही है तो फ्रेश सर्टिफिकेट तो आना ही है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे मेमोरेंडम अल्टर हो रहा है तो आपको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फाइल करना है आरओसी ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट, हु शैल रजिस्टर द सेम, और रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्ट, तो जहां आपका शिफ्ट हुआ है वो वाला आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, इंडिकेटिंग द अल्टरेशन, बताते हुए कि अल्टरेशन कब हुई है, अल्टरेशन इफेक्टिव कब से है वो मेंशन कर दे। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 7, 6 तो जनरल प्रोविजन था और 6 क्या कह रहा था, आप जो एसआर पास करोगे वो आपको फाइल करना है एमजीटी 14 में, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हो, ये तो जनरल प्रोविजन था, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि एसआर जो पास होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमजीटी 14 फाइल करना। सबसेक्शन 4 क्या कह रहे हैं, ना सिर्फ एसआर बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने में जो टाइम लेगी सेटिस्फाई करेगी अपने आप को, और उसके बाद क्या करेगी, फिर ऑर्डर पास करेगी, जो ऑर्डर है जो शिफ्टिंग का, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो अप्रूव कर रहा है आपकी शिफ्टिंग, वो आपको फाइल करना है दोनों आरओसी के पास, और जिस आरओ की जुरिडिक्शन में आप जा रहे हो वो क्या करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा इनकॉर्पोरेशन का, इंडिकेटिंग द अल्टरेशन, अल्टरेशन बताते हैं। अब जो आपका स्टार्ट हो रहा है मेन वो रूल्स में भी है, क्योंकि ये तो सेक्शंस थे, सेक्शन में तो बस छोटी सी बात लिख दी, एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगानी है, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं, ये कहाँ लिखे हैं, ये रूल्स में लिखा होता है। एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 31 for the purpose of seeking approval for alteration of memorandum with regard to change of place of registered office from one state government और यूनियन टेरिटरी टू अनदर, हो सकता है ना चंडीगढ़ टू गोवा, एक यूटी टू दूसरे यूटी जा रहे हो, एक यूटी से स्टेट में जा रहे हो, एक स्टेट से यूटी में जा रहे हो, तो पंजाब से हम कहाँ जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो एक स्टेट से यूटी में जा रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, shall be filed with the central government in form number INC 23 along with the fees or shall be accompanied by the following document। अब देखो एक चेंज क्या है, आपका जो वन स्टेट टू, वो आपका जो वन आरओसी टू अनदर आरओसी, तो वहाँ डायरेक्ट आरडी लिखा था, लेकिन यहाँ आरडी नहीं लिखा है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, एप्लीकेशन का फॉर्म सेम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट की इसको कर रखी है आरडी को, क्योंकि आरडी को या INC 23 जाता है चाहे कौन सा भी केस हो, तो INC 23 आपको फाइल करना है, और INC 23 के साथ डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, क्योंकि प्रपोज अल्टरेशन है तो प्रपोज्ड एमओए आफ्टर अल्टरेशन क्या रहेगा, कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग जिसमें रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द अल्टरेशन वाज पास, गिविंग डिटेल ऑफ द वोट ऑफ नंबर कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, एक कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग, जो ऑथराइज कर रही है किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी CACS को क्या करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने, तो एक कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटर्नी और एग्जीक्यूटिव वकालतनामा, तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी हो सकता है, पावर ऑफ अटर्नी तो जनरली CACS के फेवर में पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, और वकालतनामा वकील के लिए दिया जाता है, अगर आपने किसी एडवोकेट को अपॉइंट किया तो वकालतनामा बनाया जाएगा, वकालतनामा वो साथ में फाइल करेगा कि मेरे पास अथॉरिटी है अपीयर होने की, मेरे पास अथॉरिटी है एप्लीकेशन फाइल करने की। देयर शैल बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर drawn up to the latest practicable date preceding the date of filing of application by not more than 1 month, setting the forthwith the following details namely, आपको अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ क्या, एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, एक लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर, ड्रॉन अप टू द लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट, तो जो बिल्कुल लेटेस्ट डेट की होगी, और एप्लीकेशन की डेट से 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो मेरी आज की एप्लीकेशन है तो पिछले 30 दिन की हो सकती है, कभी पिछले 30 दिन में कभी की भी हो सकती है, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती, और उसमें क्या डिटेल होंगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरी क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, नेचर एंड रिस्पेक्टिव अमाउंट ड्यू टू देम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट क्लेम और लायबिलिटीज। तो पहला क्या था, पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किए, बोर्ड रेजोल्यूशन, मिनट्स एप्लीकेशन के साथ और कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट क्या लगानी है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर, जिसमें लिखा होगा कि नेम एंड एड्रेस और नेम और रिस्पेक्टिव अमाउंट। अब इस लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को वेरीफाई भी कराना है, तो इसके लिए इसके साथ में क्या लगानी पड़ेगी, डिक्लेरेशन साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, वन ऑफ whom shall be managing director where there is a one, stating that they had made a full inquiry into the affairs of company and having done so have concluded that the list of creditors are correct and estimated value as given in list of the debt and claims are proper estimate of the value of debt or claim,
and there are no other debt or claim against the company to their knowledge. अब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और जो डिवेंचर होल्डर है उस लिस्ट को वेरीफाई करने के साथ साथ ये क्या लिखेंगे, इन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली है डिक्लेरेशन में कि लिस्ट बिल्कुल करेक्ट है, एस्टिमेटेड वैल्यू सही है, एज पर एस्टिमेशंस लिखी गई हैं, और इनके अलावा कोई और डेट नहीं है कंपनी की, और कोई एम्प्लॉय को निकाला नहीं गया है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई अपने बाप छोड़ के गया तो अलग बात है, लेकिन हमने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला है। And also there shall be an application filed by the company to chief secretary of the concerned state government or the union territory, और साथ ही साथ हमने एक एप्लीकेशन की कॉपी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को भी फाइल कर दिया है जिसका स्टेट हम छोड़ के जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मतलब वो स्टेट जिसका हम आरओसी जिसको छोड़ के हम दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे यूटी में जा रहे हैं, तो उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को हमें इन्फॉर्म करना है कि भाई हम आपका स्टेट छोड़ के जा रहे हैं, हम अपना शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहला क्या था, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट, दूसरा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर के रिगार्डिंग एक डिक्लेरेशन भी देनी है। थर्ड क्या है, ड्यूली ऑथेंटिकेट कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर आपको रखनी है कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ओपन फॉर इंस्पेक्शन है, कोई भी पर्सन आके चेक कर सकता है ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी आवर ऑफ बिजनेस, और अगर आपको एक्सेक्ट लेना है तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी ऑन पेमेंट ऑफ सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज पर पेज टू द कंपनी। तो आपने जो सेकंड में जो आपने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनाई है इसको मेंटेन भी करना है रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कोई पर्सन आके चेक कर सकता है इसको ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ बिजनेस, और एक्सेक्ट भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर उसे फोटोकॉपी चाहिए या उसे कॉपी चाहिए किसी भी पेपर की, किसी भी पेज की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। There shall be attached to the application a copy of acknowledgement of the service of copy with the application with complete annexure to ROC, Chief Secretary of the State Government Union Territory where registered office situated at the time of filing the application। अब वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आपको ये भी अटैच करना है कि किस चीज़ की एक्नोलेजमेंट, कि हमने एक कॉपी, इस एप्लीकेशन की एक कॉपी कंप्लीट एनेक्चर के साथ आरओसी को सबमिट कर दी है। आरओसी को फिजिकल में भी करेंगे और आरओसी को GNL2 में भी फाइल करेंगे। एप्लीकेशन की कॉपी जो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में आरओसी को फाइल करते हैं वो कौन से फॉर्म में जाती है, GNL2 में जाएगी, GNL2 में जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को फिजिकल में भेज दो, और जो आपने बाय पोस्ट भेजी है, तो पोस्ट की जो आपको रिसिप्ट मिली है वो रिसिप्ट क्या है, एक्नोलेज कॉपी है कि आपने क्या कर दिया है, आपने चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, आपने रजिस्ट्रार को क्या कर दी है, एप्लीकेशन की एक एक कॉपी सेंड कर दी। अब वो कह रहे हैं कि नोट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाइलिंग और एडवर्टाइजमेंट के बीच में 1 महीने का गैप रखना है। तो कम से कम 1 महीना पहले, ज़्यादा आप कर सकते हो, कम से कम 1 महीना पहले, नॉट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, 30 दिन से ज़्यादा नहीं, बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, इनफॉर्म नंबर INC 23, क्या करो, एडवर्टाइज करो इनफॉर्म नंबर INC 26 इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन प्रिंसिपल लैंग्वेज इन डिस्ट्रिक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज विद द वाइडेड सर्कुलेशन इन द स्टेट, एस कट गया इसका, in which the registered office of company is situated, provided that copy of advertisement shall be served on central government immediately on its publication। तो कह रहे हैं कि नॉट मोर देन 30 दिन से ज़्यादा नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, 30 दिन का गैप एक रखना है, आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है फ्रॉम द बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है INC 26 में इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसमें आपको इन्फॉर्म करना है कि कंपनी अपना आरओसी शिफ्ट कर रही है, और साथ ही साथ एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब RD को भी आपको बाय पोस्ट उसी टाइम भेज देनी है कि देखो हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी। इसके साथ साथ आपको रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नोलेजमेंट ड्यू से इंडिविजुअल नोटिस भी भेजना है, किसको, सारे के सारे डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कि भाई हम आरओसी शिफ्ट कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आके कंपनी को बता सकते हैं, फिर कंपनी आपके जो दिक्कतें हैं उनको क्लियर कर देगी, या फिर आप ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हो तो ये जो ऑब्जेक्शन आपने फाइल किया है, क्योंकि 30 days पहले फाइल किए ना, तो 30 दिन में जो ऑब्जेक्शन आए वो ऑब्जेक्शन के साथ हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे RD को। इसके साथ साथ सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद द एक्नॉलेजमेंट ड्यू एक नोटिस टुगेदर विद द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इन केस ऑफ टू द रीजनल बॉडी, सॉरी रेगुलेटरी बॉडी, अगर कंपनी किसी रेगुलेटरी एक्ट से गवर्न होती है।
अब वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, ये जो नोटिस है, टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन आरओसी, सेबी और रेगुलेटरी बॉडी को भी भेजना है। तो ये पब्लिकेशन की कॉपी आपको ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना सिर्फ इंडिविजुअल नोटिस आपको इन पर्सन को भेजना है, बल्कि इंडिविजुअल नोटिस टुगेदर विद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन आपको किसको भेजनी है? आरओसी को, सेबी को, और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी टू द रेगुलेटरी बॉडी इफ द कंपनी इज शिफ्टिंग, if the company is regulated under the special act or for the time being in a force। तो आपको एप्लीकेशन लगाने से पहले क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट करनी है, एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इंडिविजुअल नोटिस और इंडिविजुअल नोटिस। Attached to the application duly authenticated copy of the advertisement notice issued under sub rule 5, each copy of the objection received by the applicant and tabulated detail of the response along with the counter response from the company received either in electronic form or in physical mode in response to the advertisement and notice। अब वो कह रहे कि क्योंकि आपके एप्लीकेशन और एडवर्टाइजमेंट के बीच में 30 डेज का गैप था, तो इस 30 डेज में जब आप 30 डेज के बाद एप्लीकेशन फाइल करने जाओगे, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको क्या लगाना है? कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कॉपी ऑफ द नोटिस जो आपने इशू किए थे, किसको? इंडिविजुअल नोटिस टू द क्रेडिटर और रेगुलेटरी बॉडी को। इसके साथ साथ जितने भी इनके ऑब्जेक्शन आए हैं रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट, मतलब कंपनी ने जितने ऑब्जेक्शन इनसे रिसीव किए हैं, और टेबुलेटेड डिटेल और टेबल फॉर्म में रिस्पॉन्स, अगर कंपनी ने कुछ रिस्पॉन्स किया है इनका, तो वो काउंटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी रिसीव्ड आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर ऑन फिजिकल मोड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट और नोटिस। जो भी ऑब्जेक्शन आए हैं, जो भी कंपनी ने रिस्पॉन्स किए हैं, काउंटर रिस्पॉन्स, वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, तो एप्लीकेशन में बी पुट अप टू द ऑर्डर विदाउट हियरिंग। तो आरडी क्या करेगा? बिना हियरिंग के ही अप्रूव कर देगा। ऑर्डर आइदर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल बी पास विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ भी चेंज हो गया, क्योंकि वहां लिखा था 60 डेज, आरडी 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर इशू करते हैं, यहाँ क्या लिखा है? 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। Where an objection has been received, सेंट्रल गवर्नमेंट shall hold a hearing। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हियरिंग होल्ड करेगी और कंपनी को कहेगी कि एक एफिडेविट फाइल करो टू रिकॉर्ड द कंसेंसस रीच एट द हियरिंग। कि सामने वाला जिसने ऑब्जेक्शन लगाई है वो बंदा पहुंचेगा हियरिंग में, या आप एक एफिडेविट दो। अपॉन एग्जीक्यूटिंग विच सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देगी ऑर्डर अप्रूविंग द शिफ्टिंग विद इन ए 60 डेज ऑफ द फाइलिंग द एप्लीकेशन। अगर कोई कंसेंसस नहीं रीच हुआ हियरिंग के टाइम पे, तो शेल फाइल, कंपनी को फाइल करना है एफिडेविट स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑब्जेक्शन इज टू बी रिजॉल्व विद इन ए डेफिनेट टाइम फ्रेम। तो कंपनी को बोला जाएगा कि आपको ये ऑब्जेक्शन क्या करना है? रिजोल्व करना है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर, रिजर्विंग द ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू द ऑब्जेक्टर फॉर परसुइंग इट्स लीगल रेमेडीज इवन आफ्टर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड। अपॉन एग्जीक्यूशन विच सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देगी, कंफर्म कर देगी या रिजेक्ट कर देगी अल्टरेशन विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। तो जो ऑब्जेक्शन जिसने किया है, एक तो वो पहुंचना चाहिए, और अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो फिर क्या करो? ऑब्जेक्शन वाला बंदा पहुंच जाए, ऑब्जेक्शन वाला बंदा नहीं पहुंच रहा है तो कंपनी का एफिडेविट फाइल कर देगी कि भाई कंपनी को टाइम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम में आप क्या कर दो, मैटर रिजोल्व कर दो। हम क्या कर रहे हैं? हम ऑर्डर पास कर रहे हैं अप्रूव या रिजेक्शन का। द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्मिंग द अल्टरेशन मे बी ऑन सच टर्म्स और कंडीशन एज इज थिंक फिट और मे इंक्लूड द ऑर्डर एज टू द कॉस्ट। और कॉस्ट के रिगार्डिंग भी होगा कि इतना आपको खर्चा देना पड़ेगा, इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल नॉट बी अलाउड इफ इंक्वायरिंग इंस्पेक्शन investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company. On completion of such inquiry, inspection, investigation as a consequence of which no prosecution is envisaged, no prosecution is pending, तब शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर दिया जाएगा? अलाउड। तो प्रोवाइडेड दैट अगर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो अलाउ कर देंगे शिफ्टिंग करना। तो 10 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिफ्टिंग के रिगार्डिंग है। पहला क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन जो फाइल करोगे उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। दूसरा, आपको एप्लीकेशन के साथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर बनानी है, 30 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर को डिक्लेरेशन से क्या करना है? सर्टिफाई भी करना है कि भाई ये बिल्कुल करेक्ट है और सही बनी है। और ड्यूली ऑथेंटिकेट कॉपी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखनी है। इसके साथ साथ आपको एक्नॉलेज कॉपी, सर्विस ऑफ द कॉपी विद द रजिस्टर ऑफ चीफ सेक्रेटरी, ये भी लगानी है एप्लीकेशन के साथ। नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द, जो भी आपकी एप्लीकेशन जो फाइल करोगे उससे कम से कम 30 दिन पहले आपको क्या करना है?
एडवर्टाइजमेंट करना है, नॉट मोर देन 30 डेज, 30 दिन से ज़्यादा नहीं, 30 दिन का ही गैप रख सकते हो आप। एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट जो इंग्लिश और जो भी न्यूज़पेपर है उसमें सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, इंडिविजुअल नोटिस भी भेजना है, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी इंडिविजुअल नोटिस भेजना है एप्लीकेशन के साथ। They shall be attached to the application duly authenticate copy of advertisement notice. नोटिस में जो ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ, जो आपने रिस्पॉन्स किया, काउंटर रिस्पॉन्स आया, वो सारी चीज़ें। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो सीधा सीधा ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन आया तो हियरिंग बुलाई जाएगी और कंपनी से एक एफिडेविट लेके बोला जाएगा कि सामने वाले को बोलो कि भाई वो पहुंचे जब हियरिंग है। अगर कोई नहीं आया है हियरिंग के टाइम पे तो क्या करेंगे, कंपनी से एक और एफिडेविट लिया जाएगा कि भाई आप ऑब्जेक्शन को विद इन टाइम पीरियड रिजोल्व कर दोगे, तो इस और हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हैं, कंफर्मिंग रिजेक्टिंग द अल्टरेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। तो ऑर्डर पास जो आपने किया है वो ऑन सच एंड टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कोस्ट भी हो सकता है कि कितना पैसा पे करना पड़ेगा। और द ऑर्डर पास ये जो प्रोवाइडेड दैट शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, प्रोवाइडेड दैट शिफ्टिंग अलाउड नहीं है अगर इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन शिफ्टिंग अलाउड कर दिया जाएगा वहाँ जहाँ पूरी हो गई और कोई प्रोसिक्यूशन नहीं। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर दे रखा है शिफ्टिंग का, अभी तक आपने जो पढ़ा उसी चीज़ को दे रखा है। तो सबसे पहले देखो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे और रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या रेजोल्यूशन? शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का। नोटिस कॉलिंग फॉर ईजीएम, ऑथराइजिंग डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी टू साइन द डॉक्यूमेंट, एंगेजमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर आरडी। एंगेजमेंट किसी भी कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी को भी रख सकते हैं आरडी के सामने पेश होने के लिए। सेंड कर दो नोटिस ऑफ ईजीएम टू एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर the meeting to the members of the company. Send the notice of EGM at least 21 clear days before to the members of the company. होल्ड करो EGM और पास कर दो रेजोल्यूशन, और ऑथराइज कर दो किसी डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को कि वो साइन करे, फाइल करे और डील करे डिपार्टमेंट के साथ, एप्लीकेशन वगैरह फाइल करे। MGT 14 फाइल करना पड़ेगा क्योंकि SR पास किया। एप्लीकेशन प्रिपेयर करो शिफ्टिंग के लिए, और ये डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करना है, वही मेमोरेंडम आर्टिकल की अल्टर्ड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ द मिनट्स, डिटेल आनी चाहिए फेवर में कितने, अगेंस्ट में कितने, और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। तो आप फ्री में तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं लेगी, तो गवर्नमेंट को तो आपको फीस तो पे करनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर, और उसके साथ एक एफिडेविट भी था, डिक्लेरेशन थी ना कि भाई दे हैव मेड द फुल इंक्वायरी ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, और जो लिस्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक एफिडेविट की किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं गया, कोई रिट्रेंच नहीं किया हमने किसी भी एम्प्लॉय को। एक कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कि आपने एप्लीकेशन की कॉपी आरओसी, चीफ सेक्रेटरी, यूनियन टेरिटरी से भी सेबी और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी भेज दिया है। प्रूफ ऑफ कि आपने इंडिविजुअल नोटिस भी भेजा है इनको। डिटेल ऑफ प्रोसिक्यूशन कोई अगर पेंडिंग है तो, और एक स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर शिफ्टिंग के आप शिफ्ट करना चाह रहे हो यहाँ से लेकर दूसरी जगह पे, jurisdiction along with the detail of objection if any received in response to the advertisement, और जो भी objection आया वो भी आपको फाइल करना। और वही बात है 30 दिन पहले, नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग, एडवर्टाइजमेंट करने हैं न्यूज़पेपर में, सर्व करना है रजिस्टर्ड पोस्ट इंडिविजुअल नोटिस, सर्व करना है रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस टू द रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज सेबी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, अटैच कर दो एप्लीकेशन के साथ ए ड्यूली ऑथेंटिक कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट और नोटिस। तो ये भी आपको अटैच करने हैं एप्लीकेशन के साथ। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ तो एप्लीकेशन बिना हियरिंग के ही सही हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट हियरिंग बुला ले। ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्मिंग द डिक्लेरेशन ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इज थिंग फिट। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय द आरओसी ऑफ द स्टेट जहां अपना शिफ्ट हुआ है। On order, once the order passed by the RD approving the shifting of registered office, file the INC 22 with the ROC। तो ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है, ये तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर डॉक्यूमेंट ऑर्डर में है, बोथ स्टेट विल अप्रूव द फॉर्म एंड चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी अपडेटेड इन रजिस्ट्रार और कंपनीज विद द रजिस्ट्रार, और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड बाय द ROC जहां हम अपना शिफ्ट करने जा रहे हैं वो वाला ROC इशू कर देगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर, ये जो RD के ऑर्डर की कॉपी है ये आपको फाइल करनी है INC 28 में विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। ROC ऑफ द बोथ स्टेट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आपको फाइल कर देना।
ये रूल 30 में। तो रूल 30 क्या था? नॉर्मल था, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, एसआर जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो, एसआर फाइल करो और एप्लीकेशन प्रिपेयर करो। एप्लीकेशन से 30 डेज पहले एडवर्टाइजमेंट वगैरह करो, इंडिविजुअल नोटिस भेज दो, एप्लीकेशन के साथ सारी चीज़ें अटैच कर दो। फिर ऑब्जेक्शन देखो आया है नहीं आया है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो बिना हीयरिंग के हो जाएगा, ऑब्जेक्शन आया तो हीयरिंग होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सही लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से ऑर्डर पास कर देगी। चेंज कब से इफेक्टिव होगा? जब से नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नए वाला आरओसी इशू कर देगा। वंस आरडी ने ऑर्डर पास किया, आईएनसी 22 फाइल कर दो, आईएनसी 28 भी फाइल करना है और 22 भी फाइल। तो ये आपका प्रोसीजर भी हो गया, ये आपका आरओसी शिफ्टिंग हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 13(4) क्या कह रहा था? एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो एसआर तो लगेगा ही, प्लस आपको कंफर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए। 5 क्या कह रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर देगा विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। सेटिस्फाई करने के बाद कि आपने क्रेडिटर्स वगैरह कंसेंट उनकी ले लिया या उनके लिए प्रोविजन बना दिया है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को सही ढंग से डिस्चार्ज कर देगी। वेर एन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिजल्ट इन शिफ्टिंग, तो वो आपको क्या करना है, जो कॉपी है ऑर्डर की वो आपको फाइल करना है आरओसी ऑफ द ई स्टेट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। और नया आरओसी क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। 30 और 31 क्या कह रहा था? 30 शिफ्टिंग के बारे में है प्रॉपर, एप्लीकेशन जो फाइल करनी है आईएनसी 23 में फाइल करनी है, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। क्या? कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द प्रपोज अल्टरेशन, कॉपी ऑफ मिनट्स, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और फिर डिक्लेरेशन जो वेरीफाई कर रही होगी इस चीज़ को। और ऑथेंटिकेटेड कॉपी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखनी है, ये जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर वाली है। और एप्लीकेशन आपको सर्व भी करनी है, एप्लीकेशन की कॉपी आरओसी को भी करनी है और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। और नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट करनी है, इंडिविजुअल नोटिस भेजना है क्रेडिटर्स वगैरह को और इंडिविजुअल नोटिस भेजना है आरओसी को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजना है। एप्लीकेशन के साथ आपको डूली ऑथेंटिकेट कॉपी लगानी है एडवर्टाइजमेंट की, नोटिस की, जो रिस्पॉन्स आया है उसकी, ऑब्जेक्शन वगैरह, काउंटर रिस्पॉन्स जो किए हैं टेबलेटेड फॉर्म में वो भी लगाने हैं आपको। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो बिना हीयरिंग के अप्रूव हो जाएगा, ऑब्जेक्शन आया तो हीयरिंग बुलाई जाएगी और हीयरिंग में ट्राई किया जाएगा कि वो बंदा पहुंच जाए। ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आरओसी को पास फाइल करना है। शिफ्टिंग अलाउड नहीं है अगर कोई केस वगैरह चल रहा है, और अगर केस वगैरह रफा दफा हो गया, खत्म हो गया तो फिर आपको शिफ्टिंग अलाउड कर दी जाएगी। प्रोसीजर आपने पढ़ लिया, बोर्ड मीटिंग वगैरह का बुलाओ, फिर बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, तो इस तरह का काम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। बेसिकली प्रोसीजर है, सेम लाइनें लिखी गई है। अब स्टेप आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरओसी, क्या स्टेप उठाने हैं सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट आने के बाद? एक तो मेमोरेंडम की हर कॉपी को अल्टर करना पड़ेगा, तो जितने भी मेमोरेंडम आपके पुराने पड़े हैं उनको पुरानों को जलाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। नए मेमोरेंडम प्रिंट करेंगे या पुराने में चेंजेस कराएंगे, वहाँ पे जहाँ भी चेंज होंगे वहाँ साइन करा देंगे। तो मेक अल्टरेशन इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम। हर स्टेशनरी, बैनर, साइन बोर्ड, बिल, इनवॉइस शुड शो द न्यू एड्रेस, तो नए एड्रेस के साथ होंगे वो। Necessary changes are required to be made in letterhead, books, records of the company. Necessary changes are required to be made in pen, ten or various return under GST. And inform all the government department, bank, customer or others wherever required. तो सबको इन्फॉर्म कर दो। एक तो पहले तो अल्टरेशन करो जितनी भी मेमोरेंडम की कॉपी आपके पास पड़ी है, तो जितनी भी आपने एमओए प्रिंट करा के रखे हुए हैं, देखो हर कंपनी कुछ एमओए प्रिंट करा के रखती है क्योंकि बैंकर को देना पड़ता है और क्रेडिटर्स को देना पड़ता है, अलग अलग जगह पे देना पड़ता है। जब भी एग्रीमेंट होता है तो, या जब भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर कराते हैं, हमेशा एमओए की कॉपी लगानी पड़ती है। अब एमओए की जितनी भी कॉपी आपके पास पड़ी हैं, जितनी भी आपके पास पड़ी हैं, सारी की सारी आपको क्या करानी पड़ेंगी? अल्टर करानी पड़ेगी। सब में क्या कराना पड़ेगा? चेंज कराना पड़ेगा। दूसरा, जितनी भी स्टेशनरी है, जितने भी आपकी मतलब कंपनी का नाम जहाँ जहाँ प्रिंट है या कंपनी का एड्रेस जहाँ पर है, बैनर हैं, साइन बोर्ड्स हैं जो कंपनी के बाहर लगे होते हैं वो बोर्ड्स हैं, बिल हैं, इनवॉइस हैं, उनके ऊपर नया एड्रेस आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। नेसेसरी चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लेटर हेड, बुक्स, रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। नेसेसरी चेंजेस पेन 10 में भी कराने पड़ेंगे और वेरियस रिटर्न जो जीएसटी में फाइल करते हैं। इन्फॉर्म करना पड़ेगा सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, बैंक को, कस्टमर को एंड अदर्स वेर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा इन सबको भी इन्फॉर्म कर। अब कुछ केस लॉज दिए गए हैं इसके ऊपर, कुछ
केस लॉ दिए गए हैं इसी चीज़ के ऊपर, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, कि शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में कैसे इफेक्ट करते हैं, कुछ केस लॉज वगैरह दिए। नो नोटिस ऑफ पिटीशन इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन द स्टेट, बट इन व्यू ऑफ द वाइडर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन 17, अब ये पुराने कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग है, एज पर 1956 है। देखो नए में तो लिखा है ना कि आपको स्टेट को देना है, लेकिन पुराने में नहीं लिखा था कि उस स्टेट को आपको नोटिस देना है जिस स्टेट को आपको छोड़ के जा रहे हो। तो कह रहे हैं कि नो नोटिस ऑफ पिटीशन इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन द स्टेट। याद रखो 1956 एक्ट की बात हो रही है, बट अगर वाइडर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन 17 देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द स्टेट इफ इट इज व्यू दैट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट विल बी अफेक्टेड बाय द अल्टरेशन। अब तो देना ही देना पड़ता है, पहले नहीं देना होता था। Where the alteration is affected by changing the registered office from one state to another, the loss in revenue of one state would be accompanied by increase in revenue in another, and in such a case, interest of particular state ought not to be considered, but it is in interest of country as a whole which should be considered. अब कहने का मतलब ये है कि क्या एक स्टेट ये कह सकता है कि आपके जाने से मेरे रिवेन्यू का लॉस हो जाएगा तो मैं आपको अलाउ ही नहीं करता हूँ शिफ्ट करने के लिए? क्या एक स्टेट ऐसे बोल सकता है कि भाई आपके जाने से, आपके यहाँ से शिफ्ट करने से मेरे स्टेट में रिवेन्यू खत्म हो जाएगा, मेरे स्टेट में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो मैं आपको अलाउ नहीं करता हूं कि आप अपना आरओसी शिफ्ट करो? तो केस लो क्या आया कि एक स्टेट मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर एक स्टेट का रिवेन्यू लॉस हो रहा है तो दूसरे का रिवेन्यू इंक्रीज भी तो हो रहा है। और हमें जब हम बात करते हैं इस चीज के, तो हमें पूरी कंट्री को देखना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं देखना। The decision to shift the registered office of the company to the another state being a domestic matter rests with the shareholder, and company is the best judge of how to run its business more economically. अब वो कह रहे हैं कि ये कंपनी का इंटरनल मैटर है कि कंपनी शिफ्ट कर रही है, जो रिक्वायरमेंट है एक्ट की उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी कंपनी। यही बात है ना, जो रिक्वायरमेंट है एक्ट की कंपनी अगर उनको फुलफिल कर देती है, फिर कंपनी अपनी बेस्ट जज है। कंपनी ने डिसाइड अगर किया है कि वो आरओसी शिफ्ट करना चाह रही है, वो अपना आरओ शिफ्ट करना चाह रही है, तो उसे अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि बिजनेस को कैसे मोर इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली और कन्वीनियंटली चलाया जा सकता है, इवन दो इट वुड लॉस रिजल्ट इन लॉस ऑफ ए रेवेन्यू टू ए स्टेट। चाहे इसकी वजह से किसी एक स्टेट का रेवेन्यू लॉस क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर कंपनी दूसरी जगह जाएगी वहां भी तो क्या होगा, वहां भी तो रेवेन्यू जनरेट करके देगी, उस स्टेट का भी तो भला करके देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो, आपको पता हो हरियाणा में एक ये मारुति वगैरह वाला हुआ था कुछ काम, ये जब शिफ्ट करना पड़ गया था, जब शिफ्ट करना पड़ गया था मारुति को अपना जो एक यूनिट है, मारुति ने अपनी एक यूनिट चेंज करी थी एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि एक स्टेट में हो रहा है ना, मान लो एक स्टेट में लग रहा है कि यार हमने सोचा तो कुछ था कि भाई इस स्टेट में सस्ती लेबर मिलेगी या इस स्टेट में हमारी जो सरकार है वो हमारी सहायता करेगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। तो दूसरी स्टेट ने ऑफर कर दिया कि यार आप अपना जो काम है ना हमारे यहाँ शिफ्ट कर लो, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। तो फिर कौन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगी एक कंपनी जिसको जहाँ बेनिफिट मिल रहा है? हालांकि एक रिवेन्यू, एक स्टेट का रिवेन्यू लॉस हो रहा है, लेकिन स्टेट इस बात को यूज करके किसी का आरओ शिफ्टिंग नहीं रुकवा सकती। केस लॉ यही समझने का है कि कोई एक स्टेट, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट किसी एक कंपनी को इस बेसिस पे जाने से रोक नहीं सकती कि आपके जाने से पहला मेरा रिवेन्यू लॉस होगा, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि हमने तो पहले देखो एक ये चीज पढ़ी, अगर आरओ शिफ्ट हो रहा है तो कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकाल नहीं रही है, कंपनी उसे ऑफर करेगी दूसरे स्टेट में आ जा। अब अगर आपके लिए कन्वीनियंट है दूसरे स्टेट में जाना तो चले जाओ, कंपनी ने तो आपको नहीं निकाला ना, ये तो आपकी मर्जी, आप गए नहीं, ये तो आपकी मर्जी है कि आप गए नहीं, कंपनी ने तो आपको मना नहीं किया ना, दूसरे स्टेट में चले जाओ भाई, वहां जाके काम कर लेना। A company was allowed to shift its registered office from Bihar to West Bengal in spite of fact that Bihar government has granted lease of land for the company's factory on the condition that it would not shift its registered office. एक कंपनी को अलाउड तो कर दिया शिफ्ट यहाँ से बिहार से वेस्ट बंगाल, जबकि जब बिहार गवर्नमेंट ने उस कंपनी को जब लीज पे जमीन दी थी कंपनी की फैक्ट्री डालने के लिए, तो इसी कंडीशन पे दी थी कि वो कभी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं करेगी। देखो केस देखो कितना अच्छा है कि बिहार में कंपनी बनी, बिहार में कंपनी बनी, जब बिहार
कि गवर्नमेंट ने उस कंपनी को लीज पे लैंड इसी शर्त पे दी थी कि कभी भी बिहार स्टेट को छोड़ के नहीं जाओगे, आप अपना काम जो है वो बिहार स्टेट में ही करोगे। लेकिन कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने के लिए एप्लीकेशन लगाई और उसे अलाउ भी कर दिया शिफ्ट करने के लिए। अब सीएलबी ने इसमें इस बात में क्या बोला, सीएलबी आल्सो हैड, सीएलबी का मतलब कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी से पहले पुराने एक्ट में क्या होता था, या एनसीएलटी बनने से पहले 2016 में बना एनसीएलटी, तो उससे पहले होता था कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी। तो सीएलबी आल्सो हैड दैट इंटरेस्ट फ्री लोन, सेल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सब्सिडीज वुड हैव नो बेयरिंग ऑन द शिफ्टिंग। कह रहे कि आपने फ्री में आपने उनको लैंड दी शर्त पे, या सेल्स टैक्स या इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है शिफ्टिंग पे। शिफ्टिंग इज ए डिफरेंट मैटर, शिफ्टिंग एक डिफरेंट मैटर है। इन बातों का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने उनको ऐसा भाई उनको उनको लीज पे प्रॉपर्टी इसीलिए दी थी, इसी शर्त पे दी थी, इन शर्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग कुछ केसेस लो। एम्प्लॉयज का राइट ऑब्जेक्ट करने का इन केस ऑफ शिफ्टिंग। क्या एम्प्लॉय का राइट है ऑब्जेक्ट करने का? क्या एम्प्लॉय कह सकते हैं कि यार आप कंपनी यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो, हम आगे काम कैसे करेंगे, हमारा रिवेन्यू लॉस हो, हम आगे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, हम तो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते? क्या एम्प्लॉय इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है? नहीं उठा सकता। अगर उसको ऑफर नहीं किया गया दूसरी जगह पे जॉब, या उसको कंपनसेशन नहीं दिया गया तो अलग बात है, तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। अदरवाइज एम्प्लॉय हैज नो राइट, अदरवाइज एम्प्लॉय हैज नो राइट टू ऑब्जेक्ट, अदरवाइज उसका कोई राइट नहीं है ऑब्जेक्शन उठाने का शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में, क्योंकि पैसा किसका लगा? शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर कहीं लेके जाए। इन केस ऑफ भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखो भाई अपना नाम आ गया, भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट वाज हेल्ड दैट एम्प्लॉयज यूनियन which was a registered body or which represented quite number of employees at registered office of company would have a legal standing to appear before the court and oppose the application on the ground that their interests are likely to be prejudicially affected if resolution for shifting of registered office from one state to another is confirmed by the court. However, it was held that employers union cannot oppose on the ground that there would be loss of the revenue or unemployment in a state, or that the meeting at which the special resolution was passed was itself not valid. तो इस केस में क्या बोला गया? इट वाज हेल्ड दैट एम्प्लॉयज को जो यूनियन है वो रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉयज की जो यूनियन है वो ऑल दो रजिस्टर्ड है, वो क्या कर सकती है? वो अपीयर कर सकती है, वो अपोज कर सकती है, लेकिन इस ग्राउंड पे अपोज नहीं कर सकती कि लॉस होगा किस चीज का, रेवेन्यू का, या अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि एक जगह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके जा रहे हैं तो दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी तो कर रहे हैं। एक स्टेट का लॉस इन रेवेन्यू हो रहा है तो दूसरी स्टेट का रेवेन्यू जनरेट भी तो कर रहे हैं। और अगर आपको निकाला जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कंपनसेशन के, तो आपके पास बोलने का राइट है, अदरवाइज आपके पास बोलने का कोई राइट नहीं। नेक्स्ट केस लो क्या दे रखा है? इन केस ऑफ मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड, इट वाज हेल्ड दैट the shifting of registered office was in according with the scheme approved by the BIFR। ये भी एनसीएलटी से पहले सिक कंपनीज के लिए एक अथॉरिटी थी बाइफर, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, शायद ऐसा कुछ नाम था इसका, बाइफर। सिक कंपनीज, जो कंपनी सिक हो जाती थी, मतलब जो कंपनी की हालत खराब हो जाती थी उसे सिक कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाता था। और बाइफर क्या ट्राई करता था? बाइफर स्कीम बना के उस कंपनी को ठीक करने की कोशिश करता था, सिक कंपनी टू हेल्दी कंपनी बनाने की कोशिश करता था। तो अगर बाइफर ने एक स्कीम बनाई और उस स्कीम में क्या है कि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर देते हैं, तो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है किसकी वजह से? स्कीम अप्रूव्ड बाय द बाइफर। बाइफर का मतलब एक अथॉरिटी, अथॉरिटी ने एक स्कीम बनाई और स्कीम में बोला कि सिक कंपनी को अगर हेल्दी बनाना है तो शिफ्ट कर देते हैं इसका रजिस्टर्ड ऑफिस। इट वाज हेल्ड दैट वर्कर हैज नो राइट ऑफ ऑब्जेक्शन because their continuation in company employment was ensured unless of course a worker performed preferred voluntarily retirement। अब उसने क्या माना कि वर्कर का कोई राइट नहीं है ऑब्जेक्शन उठाने का, क्योंकि उनकी कंटिन्यूएशन इंश्योर करी जा रही है कंपनी में, कि अगर कंपनी इस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रही है तो आपको अलाउ है कि आप दूसरे स्टेट में ज्वाइन कर सकते हो, मना नहीं कर रहे आपको दूसरे स्टेट में ज्वाइन करने से, आप दूसरे स्टेट में आओ, दूसरे स्टेट में ज्वाइन कर लो, अनलेस अगर आपने क्या कर लिया, अगर आपने वॉलेंटरली रिटायरमेंट चूज कर लिया है तो बात अलग है।
लेकिन कंपनी ने आपको नहीं निकाला है। If different dimension to employees' right can be seen in case of Quality Ice Cream India Private Limited, company petition for registering of shifting of registered office from West Bengal to Delhi was opposed by the two employees of the head office on the ground that their action against the company would be prejudiced. उन्होंने जो एक्शन ले रखा है कंपनी के अगेंस्ट में वो अफेक्ट हो जाएगा, कोई केस वेस या कुछ भी चल रहा होगा कि वो अफेक्ट हो जाएगा. द CLB said that the facility for litigation is not a valid ground. कि भाई तुम्हारी लिटिगेशन अफेक्ट हो जाएगी, तुम्हारा जो केस लो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ये कोई ग्राउंड नहीं है क्या करने के लिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग रोकने के लिए. देयर वाज नो रेस्ट्रेंट ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट अगेंस्ट द प्रपोज शिफ्टिंग, और कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि कोर्ट क्या कहे इस रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं करने देंगे अभी. द कंपनी लॉ बोर्ड अलाउड शिफ्टिंग सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इंटरेस्ट ऑफ नन ऑफ एम्प्लॉइज एट द रजिस्टर्ड ऑफिस वुड बी प्रीजुडाइज्ड बाय द retrenchment और अदरवाइज. भाई कंपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चला के गई है, किसी को छोड़ना है खुद से कंपनसेशन लेके छोड़ जाओ, किसी को हेड ऑफिस किसी को दूसरी जगह पे आना है आ जाओ, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एम्प्लॉयज़ ने क्या बोला कि हमारी लिटिगेशन जो चल रही है कलकत्ता में चल रही है, वेस्ट बंगाल में चल रही है, हमारी लिटिगेशन इम्पैक्ट हो जाएगी अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया. CLB ने क्या बोला, लिटिगेशन का शिफ्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, लिटिगेशन से शिफ्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. और CLB ने इसी बेस पे अलाउ कर दिया शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कि भाई किसी का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और एंट्रेंचमेंट प्रोविजन रखे हैं. अगर कोई छोड़ के जाना चाहे जा सकता है, अदरवाइज कोई दिल्ली जाके ज्वाइन करना चाहे कर सकता है. तो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं ये, क्योंकि पूछे भी गए हैं इनमें से एक दो केस लॉ आ भी चुके हैं पेपर में कि भाई कैसे क्या कोई एम्प्लॉय का राइट है बोलने का. नहीं, एम्प्लॉय का कोई राइट नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ को जॉब ऑफर वगैरह नहीं करी गई है, कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं दिया गया, तो फिर राइट है उनके पास. अदरवाइज एम्प्लॉयज़ का कोई राइट नहीं है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, नहीं बोल सकते. बोले आपको आपके जाने की वजह से बोले बाइफर का ऑर्डर है, बोले नहीं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, नहीं बोल सकते. बोले लिटिगेशन इफेक्ट होगी, नहीं बोल सकते. ये कुछ प्रोविजन थे, कुछ सेक्शंस थे जो हमने आज पढ़े रजिस्टर्ड ऑफ शिफ्टिंग ऑफिस के रिगार्डिंग. आई होप आपको क्लियर होंगे. और मैंने रिवाइज तो ऑलरेडी आपको करा दिया, बीच में ही आपको रिवाइज करा दिया था शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो 4 शिफ्टिंग, 4 में से एक शिफ्टिंग में अल्टरेशन है, बाकी 3 में अल्टरेशन नहीं है. अल्टरेशन वाली आज हमने पढ़ ली कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है. तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 SR के साथ, ना सिर्फ SR बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भी लगानी है. सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को अप्रूव करने से पहले खुद को सेटिस्फाई करेगी और फिर एप्लीकेशन अप्रूव करेगी. जो ऑर्डर है वो ROC के पास फाइल करना है दोनों स्टेट, और जो नया ROC है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा. रूल 30 में प्रोसीजर बताया कि एप्लीकेशन बनानी है, एप्लीकेशन INC 23 में फाइल करनी है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं. लिस्ट ऑफ क्रेडिटर 30 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. लिस्ट ऑफ क्रेडिटर के रिगार्डिंग तो डिक्लेरेशन भी देनी है. और ये जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर है ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखनी है, कोई चेक करना चाहे, एक्सेप्ट लेना चाहे. एप्लीकेशन के साथ एक्नॉलेज कॉपी भी अटैच करनी है कि आपने ROC या चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एप्लीकेशन उनसे पहले लगा दी है. 30 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं. एक आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, इंडिविजुअल नोटिस भेजना है रेगुलेटरी को और क्रेडिटर्स वगैरह को. एप्लीकेशन के साथ ऑथेंटिकेट कॉपी लगानी है, एडवर्टाइजमेंट की, नोटिस की, जो ऑब्जेक्शंस आए हैं और आपने जो ऑब्जेक्शन के रिस्पॉन्स में जो भी कुछ बोला है उस चीज़ की. अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो बिना हीयरिंग के अप्रूव, ऑब्जेक्शन आया तो हीयरिंग, और फिर ऑर्डर जो आएगा वो पास किया जाएगा और ऑर्डर आपको फाइल कर देना है. लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन वगैरह है तो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा. तो मीटिंग पहले बोर्ड की बुलाओ, फिर EGM बुलाओ, फिर EGM में रेजोल्यूशन पास करो, MGT 14 फाइल करो, एडवर्टाइजमेंट करो, फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद एप्लीकेशन फाइल करो. एप्लीकेशन फाइल करने के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट वगैरह की कॉपी भी लगानी है. और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कोई हीयरिंग नहीं, ऑब्जेक्शन आया तो हीयरिंग होगी. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से ऑर्डर कंफर्म कर देगी और ऑर्डर आपको फाइल करना है INC 28 में प्लस INC 22 में भी. स्टेप्स क्या है, अल्टरेशन करना है सारी कॉपीज में, हर स्टेशनरी वगैरह को चेंज करना पड़ेगा. अथॉरिटीज़ वगैरह को भी बोलना पड़ेगा कि भाई हमारा जो हमारा ROC है वो शिफ्ट हो रहा है. केस लॉज आपने पढ़ लिए, कुछ 1956 के हिसाब से, कुछ 2013 के हिसाब से, ऑलमोस्ट तो 1956 के हिसाब से हैं. आई थिंक आपका सारे के लगभग मेरे हिसाब से सारे ही 1956 के हिसाब से. ठीक है, ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो गया.
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्शन, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्लॉज, अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, और अल्टरेशन ऑफ द लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी तो होता ही नहीं, अल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। तो दो अल्टरेशन हो रहे हैं, और फिर अल्टरेशन ऑफ कौन सा आर्टिकल भी तो पढ़ना है, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल भी पढ़ना है। तो तीन चार दो चार क्लास और लगेंगी वो इस चैप्टर पे, वो लगाएंगे, जल्दी करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की है। तो आई आई थिंक ज़्यादा तेज भी नहीं करा रहा हूँ मैं, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा जो भी हमने करा है, जो भी हमने पढ़ा है अब तक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। इतने तक ये आप पढ़ लेना, दोनों शिफ्टिंग अच्छे से याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अगली शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।